आजाद भारत में पहली बार ऐसा होता है कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बिना पूछे पूरे देश को अपनी जाति बताते हुए कहता है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। आजाद भारत में यह भी पहली बार होता है कि उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार एक ऐसी कैबिनेट बनती है जिस पर दावा किया जाता है कि वह पहली ओबीसी कैबिनेट है जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में ओबीसी तबके के मंत्री बनाए गए हैं। यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है? शायद इसके पीछे यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं, हम ओबीसी को उसका हक देंगे। और गिनाया भी जाता है कि हमने ओबीसी कमीशन बनाया और उस कमीशन ने कुछ अच्छे काम भी किए, मगर उसके साथ साथ जैसे ही ये ओबीसी कैबिनेट बनती है, उस कैबिनेट में एक ओबीसी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। चंद दिनों के बाद उसी शिक्षा मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन जारी होकर के कहता है कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। यह सब कुछ आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। उस ओबीसी समाज के लिए जिसकी आबादी को मंडल कमीशन ने 52% बताया था 1931 की जाति जनगणना के आधार पर, यानी मोटे तौर पर कहें तो इस देश की आधी आबादी से ज्यादा तादाद है ओबीसी की। प्रधानमंत्री ओबीसी, शिक्षा मंत्री ओबीसी, ओबीसी कैबिनेट, और उस दौर में ओबीसी को मेडिकल में ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। यह सब कुछ आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि यह नीट का मसला पूरा क्या है, कैसे यह अब तक का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है न्यायपालिका का, जैसा कि आमतौर पर सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हर मसले में होता है। अगर यह ईडब्ल्यूएस जैसा सुदामा आरक्षण जिसे कहा जा रहा है, यानी सवर्ण आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया, वैसा कोई मसला होता तो न्यायपालिका आड़े नहीं आती। और अगर कोई न्यायपालिका में ईडब्ल्यूएस के खिलाफ पिटीशन भी दायर करता तो न्यायपालिका उसको ठंडे बस्ते में डाल देती। मगर जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हक की बात होती है, उसके विरोध में न्यायपालिका अपना चरित्र सामने खड़ा कर देती है। वही न्यायपालिका जहां पर किसी भी किस्म का कोई आरक्षण नहीं है, जिसके चलते आजाद भारत में अब तक दलित, पिछड़े जज ही नहीं हुए हैं, नाम मात्र के अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। और शेड्यूल ट्राइब का एक भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बना। तो एक पक्ष इसका न्यायपालिका का है, दूसरा पहलू इसका वर्तमान के सियासी हालात का है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो 1947 में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दे दिया गया था संविधान के आधार पर, उसके चलते देश भर के अलग अलग संस्थानों में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण मिलने लगा था। मगर इस सब के बीच में 1984 में एक वाकया होता है। 22 जून 1984 को प्रदीप जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय सुनाती है कि 15% अंडर ग्रेजुएट की सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें जो राज्यों की होंगी वो केंद्र पूल करके ले लिया करेगा और वापस उन्हें राज्यों को वितरित करेगा, यानी उसका संचालन केंद्रीय आधार पर किया जाएगा। जिसके पीछे मंशा ये थी कि पूरे देश में हम एक दूसरे संस्थानों को जोड़ करके अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी अवसर मुहैया कराएं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, जहां मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं हैं, उन बच्चों को भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल सकें और साथ ही साथ एक डाइवर्सिटी आए और एक दूसरे भौगोलिक दूरियों को भी कम किया जा सके। जिसके चलते 1984 से यह प्रावधान किया गया। और फिर पहले यह प्रक्रिया होती थी पीएमटी जैसे एग्जामिनेशन जो होते थे, जो मेडिकल कोटे का सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती थी, राज्य सरकारें भी कराती थी। इसमें आरक्षण नहीं दिया जाता था, जो स्टेट का पूल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया करती थी और वापस स्टेट को वो सीटें एलोकेट किया करती थी। इस मामले में एक डेवलपमेंट होता है। 31 जनवरी 2007 को अभयनाथ का मामले का फैसला आता है जस्टिस बालाकृष्णन, और वहां पर यह निर्देश दिया जाता है कि जो स्टेट सेंट्रल पूलिंग की जो सीटें हैं
यानी जिन सीटों को स्टेट ने सेंट्रल को दे दिया है और सेंट्रल अपनी परीक्षा प्रणाली के बाद यानी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के बाद उसे वापस स्टेट को देगा, इसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। यह गलत है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इस कोटे में भी आरक्षण दिया जाएगा। यहां ओबीसी कोटे का आरक्षण नहीं मिला। इस बीच में 1992 में सुप्रीम कोर्ट में बाधा डालने के बावजूद इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद मंडल कमीशन की वो अनुशंसाएं लागू हो पाई थी जिसे वीपी सिंह सरकार ने सालों पहले लागू कर दिया था। यानी बाधा बना न्यायपालिका। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और उस समय इसे सुपर स्पेशल जोन बना करके हायर एजुकेशन और खासकर मेडिकल, इंजीनियरिंग या एमबीए जैसे कोर्सेज में ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं लागू किया गया। यानी 1984 में अगर आप सेंट्रल पूल बना रहे हैं तो वहां संविधान प्रदत्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं दे रहे। 1992 में जब मंडल कमीशन के अनुशंसाएं न्यायपालिका की बाधा को पार करते हुए आ रही हैं तब आप यहां रिजर्वेशन नहीं दे रहे। 2007 में आकर के अभयनाथ के मामले में जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इस सेंट्रल पूलिंग वाले कोटे में रिजर्वेशन देने की बात कही गई तब भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिला। और 2006 में ओबीसी को जिसे मंडल पार्ट 2 कहते हैं, अर्जुन सिंह के अगुवाई में जो यह मंडल पार्ट 2 यानी ओबीसी को हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिला, यह भी इस सेंट्रल पूलिंग मेडिकल कोटे में नहीं दिया गया। ये कैसे आरक्षण रोका गया है मेडिकल कोटे में, इसका जुडिशियल एस्पेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 2007 के अभयनाथ के मामले में जो यह फैसला आया वो 2009 से लागू हो गया और इस सब के साथ साथ 2006 का ओबीसी का हायर एजुकेशन सेंट्रल रिजर्वेशन एक्ट जो आया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, वह भी लागू नहीं हो पाता है। और इस बीच में एक नया डेवलपमेंट कोर्ट के जरिए से होता है। 2015 में सलोनी कुमार जो एक मेडिकल की स्टूडेंट रही हैं अंडर ग्रेजुएट की, वो कोर्ट जाती हैं और वो ये कहती हैं कि ये जो सेंट्रल पूलिंग वाला कोटा है इसमें ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाती है जो अब तक तकरीबन 20 बार इसकी सुनवाई का तारीख आई, टाली गई और अभी तक यह पूरा मामला पेंडिंग पड़ा है जो आज के हालात से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है आगे हम समझेंगे। यानी 2015 के इस मामले के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की गई कि आप 27% ओबीसी रिजर्वेशन दीजिए। और इस बीच में नया डेवलपमेंट होता है 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और मॉनिटरिंग के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल डेंटल दोनों के एडमिशन प्रोसेस को नीट के तहत सेंट्रलाइज करती है जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। यानी अब ये नीट के जरिए ये पूरी प्रणाली का परीक्षा प्रणाली आयोजित की जा रही 2017 से। यानी अब 2017 से कैसे पूरा प्रक्रिया काम कर रही है मेडिकल कोटे में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां एससी, एसटी और ओबीसी उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी जितने भी किस्म के केंद्रीय आरक्षण प्रणालियां हैं वो लागू होती हैं, वहां लागू होती है। स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में स्टेट के रिजर्वेशन लागू होते हैं, लेकिन ये जो स्टेट सेंट्रल पूलिंग का कोटा है जो 15% अंडर ग्रेजुएट कोर्स का और 50% पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का है, उसमें अभी तक कोई भी रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं लागू हुआ है। जब 2017 में नीट का एंट्रेंस का सेंट्रलाइज पैटर्न लागू हो जाता है। 2017 के इस सेंट्रलाइज पैटर्न के बाद मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की जाती है जो 27 अक्टूबर 2020 को, उसमें मद्रास के रिट पिटीशन संख्या 8324/2020, इसमें मद्रास हाई कोर्ट 2 विकल्प देता है। और मद्रास हाई कोर्ट कहता है या तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू की जाए ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल स्टेट पूलिंग वाले कोटे पर,
या तो इसे स्टेट को दे दिया जाए और स्टेट इसमें अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसका फैसला लीजिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो रास्ते बताए थे, यह सलोनी कुमार का मामला, यह सब मिल करके पिछले साल भी एक उद्वेलन पैदा करता है। और उस समय का जो पूरा मामला है वो इस बार के 13 जुलाई 2021 में, जब देश में पहली बार ओबीसी कैबिनेट बनी थी और पहली बार एक ओबीसी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री बनने के तुरंत बाद अपने हाथों ओबीसी का विनाश करने वाला नीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन के पॉइंट 5.2.1 में रिजर्वेशन क्राइटेरिया डिस्क्राइब की गई है कि कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस का कोटा लागू होगा। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का कोटा लागू करने के लिए कोर्ट कहीं आड़े नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दिया, नीट ने उसे पालन किया और ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो गया। और ओबीसी कोटे के लिए अभी इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है? Therefore, the reservation of OBC candidate in state surrender seat under All India quota from the academic session 2021-22 shall be subject to the outcome of the case pending before the Honorable Supreme Court in writ petition number 596 of 2015। अब इसे आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो पहले क्या हुआ कि 2015 का सलोनी कुमार का जजमेंट को पेंडिंग रखा गया, सुनवाई ही नहीं हो रही। न तो कोर्ट का इंटरेस्ट है, न सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कोई हलफनामा दायर करके कोई आग्रह कर रही है कि इसे जल्दी सुलझा लीजिए, ओबीसी का बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, मैं ओबीसी का बड़ा कैबिनेट बनाया हूं, ओबीसी का अन्याय हो रहा है, इसे जल्दी सुलझा ले रहा। कोई इसमें काम नहीं किया गया। मद्रास हाई कोर्ट जब ये एक रास्ता निकाल के कहता है कि आप दो रास्ते हैं, आप इसको जल्दी बनाइए, कमेटी बनाई गई, कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई। कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उस कमेटी की रिपोर्ट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है कि आप इन सलोनी कुमार और इस केस को, मद्रास के केस को आप क्लब कर लीजिए, और उस पर भी कोई फैसला अभी तक नहीं आया। जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगले सेशन यानी 2021-2022 में ओबीसी का कोटा इंप्लीमेंट होना चाहिए, और सरकार ने भरोसा भी दिलाया कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अब यह मौका दिया गया कि आप इसमें फैसला लीजिए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। मद्रास हाई कोर्ट के सामने केंद्र सरकार कहती है कि हम लॉ कानून के विशेषज्ञों से राय भी लेंगे, कोई राय नहीं ले पा रहे। तो इस वजह से यह पूरा मामला, इस नोटिफिकेशन जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया, इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यह सब मिल करके ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी शिक्षा मंत्री और ओबीसी कैबिनेट के रहते हुए ओबीसी का अन्याय कर रही है। अब एक आंकड़ा मैं आपको सामने रखता हूं कि अन्याय कैसे हो रहा है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, AIOBC, इसका एक आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पीजी, यूजी, मेडिकल, डेंटल एडमिशन, ऑल इंडिया कोटा सीट टेकन फ्रॉम द स्टेट इन 4 ईयर, यानी 2017 में जब से ये नीट लागू हुआ था तब से इस आंकड़े में देखिए कि पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ है। 40,842 सीटें कुल अलॉट हुई और इसमें से ओबीसी कैंडिडेट 0। कुल 40,000 में से 11,027 सीटें ओबीसी की जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में मेडिकल की अब तक बनती पिछले 4 साल में, वहां ओबीसी के डॉक्टर कितने बने? 0। यह है ओबीसी का न्याय, यह है सामाजिक न्याय। तो यह पिछले 4 साल का आंकड़ा है, और अगर अभी यह सब कुछ जारी रहा तो आगे भी इसी तरह से यह सब कुछ ओबीसी की हकमारी जारी रहेगी। अगर कल को सेंट्रल पूल कोटे में, यानी सेंट्रल जो सीटें लेकर के स्टेट को दे रहा है, इस कोटे में अगर कल को रिजर्वेशन लागू हो जाए तो यह तो मान लेंगे कि रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए था 2017 में, न्यूनतम 2017 में होना तो चाहिए था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के समय 92 में या 2006 में जब मंडल पार्ट 2 आया। लेकिन यह जब 2017 के नीट में अगर लागू हो गया होता, जब से नीट एग्जामिनेशन पैटर्न पर यह सब कुछ किया जा रहा है, तो 11,027 डॉक्टर बनते जो नहीं बन पाए। अगर 2021 में यह लागू हो, उसके बाद क्या 11,027 की कोई भरपाई हो पाएगी क्या?
क्या ये सीटें खाली हैं? नहीं खाली हैं। और न ये सीटें दलितों या आदिवासियों को दी गई। इस पर जनरल कोटे के यानी सवर्ण कोटे के डॉक्टर अप्लाई कर चुके हैं। इस बात को समझिएगा। यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया गया, कोर्ट के बहाने आया था, जिस पर पूरे देश में अब आंदोलन खड़ा हुआ, तब यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट एज ए यूनिट, जिसे आसान भाषा में 200 पॉइंट रोस्टर कहा जा रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जाते हुए केंद्र सरकार ने पारित किया अध्यादेश। तो उसके बाद भी प्रोफेसर की सीटें ओबीसी प्रोफेसर 9 हैं। 1 जनवरी 2020 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुल 9 प्रोफेसर ओबीसी हैं, जो 2019 तक तो 0 थे। तो ये जो सीटें खाली रह गई, इन पे कौन काम कर रहा है? या कोई बैकलॉग मिलता है क्या? ओबीसी को कोई बैकलॉग यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो क्या मेडिकल कोटे की 11,027 सीटों में कोई बैकलॉग में करके आपको पूरा मिलेगा? जिस समाज में 11,027 डॉक्टर ही नहीं बन पाए, उनको क्या पता है कि उनके समाज का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? और इस सब मामले के बाद जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जो नीट का पूरा पैटर्न है, यह कितना दिक्कत तलब है। धारणा यह थी कि हम एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम से लेकर के भौगोलिक दूरियों को मिटाते हुए एक मिला जुला समाज बनाएंगे मेडिकल कोटे के भीतर। लेकिन मेडिकल कोटे में हो क्या रहा है कि नीट परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव हो रही है, जिसमें पंजाब का एक मामला पिछले दिनों आया, न्यूज क्लिक की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में वह विद्यार्थी 0 पाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल पेपर में वह नीट क्वालिफाई कर जाता है। इस पर कोई नहीं बोलेगा। कहां गए वो लोग जो मेडिकल कोटे पर आरक्षण का मजाक बनाया करते थे, जो कभी जो डोनेशन वाली सीट है, जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है, जिसकी मेरिट कर तकरीबन 100 नंबर से भी ज्यादा के अंतर से नीचे होती है जो सरकारी सीटें हैं, और जो कम नंबर ला करके मेडिकल के डॉक्टर बनते हैं, उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता है। और आरक्षण वालों को गालियां दी जाती हैं कि आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज कौन कराएगा, कैंची छोड़ देते पेट में, ये चुटकुले सुनाए गए। तो ये जो मैनेजमेंट कोटे से ये जो डोनेशन यानी पैसे दे करके करोड़ करोड़ रुपए में मेडिकल पीजी की सीटें खरीदी जाती हैं, अभी इस पर तो बात ही नहीं हो रही। आपका जो दिया हुआ रिजर्वेशन है वो 0 कर दिया गया, और नीट के जरिए एक ऐसा सिलेबस लगाया गया है जो सीबीएसई पैटर्न पर है। और आप जानते हैं कि सीबीएसई पैटर्न पूरे देश के राज्य बोर्ड में नहीं चलता है। यानी राज्य बोर्ड में जो व्यक्ति 12वीं तक पढ़ के आएगा वह अलग पाठ्यक्रम पढ़ के आता है, और जब उसे सेंट्रल एग्जामिनेशन यानी नीट में बैठना है तो उसे सीबीएसई पैटर्न पर बैठना है। यह तो भेदभाव, अभी तो इस पर बात ही नहीं हो रही है। नीट में कितना गहरे सुधार की जरूरत है, और इसी वजह से कोचिंग का एक नेक्सस बन गया है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो लाखों रुपए की फीस देकर के आप मेडिकल की तैयारी के लिए आप अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर वो कोचिंग नहीं करेगा तो वो राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बीच जो गैप है, जिसकी वजह से उसके पाठ्यक्रम में बहुत बुनियादी अंतर है, वह तो कभी डॉक्टर में सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ये आपका पैटर्न बना हुआ है। तो ये सब बहुत पेचीदगियां हैं जो नीट के पूरे प्रणाली पर सवाल उठाती हैं, और इन सब में जो गरीब, वंचित, शोषित जमात के लोग हैं, उन सब के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो अभी तो वहां तक गहराई तक आप नहीं जा पा रहे। जो ठोस ढंग से जो सेंट्रल स्टेट पूल की सीटें हैं, जो राज्य से सीटें केंद्र में आई और केंद्र परीक्षा करके उन्हें राज्य में दे रहा है, उन सीटों में जब वो 50% सीटों पर कोई रिजर्वेशन आपका नहीं दे रहा है, तो आपका रिजर्वेशन तो 27% से घटकर आधा हो गया। यह सबसे पेचीदा सवाल है, और कोर्ट के बहाने इस पर रोक लगाई गई है। अगर महान ओबीसी प्रधानमंत्री, महान ओबीसी शिक्षा मंत्री और महान ओबीसी कैबिनेट के रहते यह सब कुछ हो रहा है, ओबीसी का कोटा कहां 52% होना चाहिए था मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर, उसे मिला 27%, और 50% स्टेट सेंट्रल पूल के इस कोटे की सीट में रिजर्वेशन नहीं होने के चलते घटकर आधा हो गया, यानी 13.5%। यह है आपके साथ भेदभाव, और यह है पूरा मेडिकल का नीट का पूरा खेल। यानी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इसके पीछे बैठी हुई आरएसएस, जो नहीं चाहती कि हिंदू राष्ट्र के बीच में डॉक्टर का क्या काम। कांवड़ धोने के लिए मेडिकल कोटे की जरूरत होती है क्या?
तो ओबीसी समाज को एक बार ठहर कर विचार करना होगा। माना कि आप सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर बहुत चीजों से वंचित कर दिए गए, लेकिन अब तो आपकी आंखों के सामने यह सब हो रहा है। क्यों आपके समाज में एक उद्वेलन नहीं पैदा हो रहा? आपके समाज के 11,027 डॉक्टर पिछले 4 साल में बनते, वो नहीं बने, उन सीटों पर सवर्ण बैठ गए क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं दिया गया स्टेट सरेंडर कोटे में, और आप सोए हुए हैं। कितनी प्यारी नींद है आपकी जिसमें आपको खलल नहीं पड़ रहा। कांवड़ रुक गई। सत्यनारायण भगवान और शिव चर्चा से अगर आपको फुर्सत मिले, और इस बार तो आप कांवड़ यात्रा पर भी नहीं गए हैं, ठहर कर विचार करिए, क्या आपके समाज को डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? यूं ही प्राइवेटाइजेशन के जरिए आपके रिजर्वेशन को खत्म किया जा चुका है। यूं ही जाति जनगणना न होने के चलते आपकी आबादी का पता ही नहीं है। कितने यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मल्ला, निषाद, इन जातियों के लोग किस किस जगह पर हैं ये तो पता ही नहीं, और आप सोए हुए हैं। आपके सामने इतना बड़ा खतरा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील अगर आपके समाज में नहीं होंगे तो आपका समाज कांवड़ धोते धोते, शिव चर्चा और सत्यनारायण भगवान की कथा कहते कहते, राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी करते करते, हिंदू मुस्लिम दंगे में आगे आगे करके लिंचिंग करते हुए कहां जाकर खड़ा होगा? आपने अपने बच्चों का भविष्य किनके हाथों में दे दिया? राजनीतिक नेताओं में तेजस्वी यादव का ट्वीट आपको मिलेगा। कांग्रेस जिसके कारस्तानियां ये सब हैं, वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए वापस पलटी है, और सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पेरियार की जमीन पर यह लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। तमिलनाडु की सरकार ने तो यह कह दिया कि अगर आप इसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लगाते हैं तो हम नीट की परीक्षा नहीं होने देंगे, या तो हम इसे स्टेट की परीक्षा मान करके स्टेट का ओबीसी कोटा लगाएंगे। और तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि 50% ओबीसी को रिजर्वेशन हम इसमें इंप्लीमेंट करना होगा। आज की खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की कि भाई मामला कोर्ट का है। कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने के लिए आता है तो आज फैसला हुआ, और कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा की शपथ लेते हैं, तब कोर्ट निष्पक्ष रहता है। कोर्ट से जब फैसला लेना होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार एक लाइन पर खड़े होते हैं, और जब ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन की बात आती है तो सरकार कहती है हम तो चाहते हैं, कोर्ट नहीं होने दे रहा है। ये किसके लिए बहानेबाजियां हैं? एक बार ठहर कर विचार करिए कि नीट पर आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर दक्षिण भारत में स्टालिन लड़ रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी के यहां इसकी बात हो रही है, तेजस्वी यादव का ट्वीट मिला, चंद्रशेखर आजाद और तमाम ये छोटे छोटे दल, मंडल आर्मी, इन लोगों ने यह काम किया, तो आपको जागरूक होना होगा। जो समाज सोया हुआ होता है उसको धोखा देना आसान होता है कि मैं ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री हूं, मैं ओबीसी कैबिनेट बना रहा हूं, लेकिन मैं ओबीसी के हक हुकूक को नहीं दूंगा। हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर चाहिए आपको या हिंदू राष्ट्र चाहिए, यह सोचना आपको है, ओबीसी समाज को है। अगर ओबीसी समाज सोया रहा तो आने वाले कल उनके बच्चे पलटकर पूछेंगे कि तुम्हारे सामने हमारा भविष्य चौपट किया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? आप कैसे कहेंगे कि हम सो रहे थे? आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।